नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो टॉपिक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बैंक के अंदर जो भी पैसा रिसीव कर रही है और जो भी पैसा वो किसी और को पे कर रहे हैं, इन दोनों की रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल एंट्री से तो हमें मालूम है कुछ पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पार्टी क्रेडिट होगी, ये तो हम जर्नल एंट्रीज के अंदर सीख ही चुके हैं। फिर हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा कि कैश बुक जो है उसके अंदर बैंक कॉलम जो है उसमें बैंक की रिलेटेड एंट्रीज जो है वो की जाती है। ये हम ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में भी देख चुके हैं और कैश बुक के अंदर में भी देख चुके हैं। मूल बात क्या है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है, जब वो अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उनका जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक में जो भी वो पैसा अपना जमा करा रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं किसी को, उसका लेखा जोखा खुद भी रखते हैं, वो अपने पास रखते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते हैं। और कैसे रखते हैं? या तो जर्नल एंट्री के माध्यम से बैंक अकाउंट के लेजर में वो दिखेगा, या फिर मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, वो कैश बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, मान लो XYZ एक कंपनी है, इसका जो भी बिजनेस है, इसकी जो भी बैंक की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स जो है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका एक बैंक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट में ये पैसा मेंटेन करते हैं। फिर इसी बैंक अकाउंट से जो चेक बुक इनको मिली है, उसी चेक बुक से ये अपने कस्टमर को या अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं और अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं। तो इस बैंक के अंदर कुछ पेमेंट आती रहती है, जाती रहती है। अब इसकी रिकॉर्डिंग ये अपनी बुक्स में कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इस कंपनी की, कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, कोई छोटा व्यापारी भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको? वो रिकॉर्ड करेंगे इसको अपने बैंक अकाउंट में, अगर जनरल एंट्रीज की जा रही है। और अगर इस सब्सिडरी बुक मेंटेन हो रही है और सीधा बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो बेसिकली आपको दिखेगा कैश बुक में। और कैश बुक में भी कौन सा वाला कॉलम? बैंक कॉलम में। ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारा जो वीडियो है पिछला वाला, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने समझाया कि कैसे वो कैश बुक मेंटेन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई छोटा व्यापारी हो, वो बैंक की जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? वो या तो अपने बैंक अकाउंट के लेजर में रिकॉर्ड करेगा बाई वे ऑफ जनरल एंट्रीज, या कैश बुक में करेगा। उसके बैंक कॉलम में वो एंट्रीज हमें रिफ्लेक्ट करेंगी, डेबिट में जो रिसीव हो रहा है वो, और जो क्रेडिट में जो पेमेंट हुई है वो। ठीक है, तो जितना भी बैंक की ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। अब एक चीज देखो, ये जो बिजनेस एंटिटी है ये अपनी बुक्स में तो रिकॉर्ड कर रही है यहाँ पे, लेकिन जो इनका बैंक है, ठीक है, और ये मान लो दिल्ली, दिल्ली का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। दिल्ली में ये बिजनेस है और दिल्ली में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने जो अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, मान लो वो कनॉट प्लेस में है। तो जो लोग दिल्ली में नहीं है उनको मैं बता दूं कि कनॉट प्लेस काफ़ी फेमस एरिया है दिल्ली में, शायद आप जानते भी होंगे। तो कनॉट प्लेस की जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, हम मान रहे हैं कि इस केस में वहाँ पे इस बिजनेस का बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है। अब ये बताओ, 31 मार्च को और 2026 को इनकी जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट थी, इसके हिसाब से इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डेबिट और क्रेडिट करने के बाद लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, बाय बैलेंस सीडी करके जो निकालते हैं, वो 1 लाख रुपए आ रहा था। क्या इस बात में
या इस बात की कोई संभावना है कि इस ब्रांच के अंदर ये 1 लाख ना हो या कुछ और बैलेंस हो? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है क्या ये बैंक का जो बैलेंस है, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो इससे डिफर कर जाए? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी इसकी कैसे हो सकती है या होती भी है? तो पहले तो मैं बता दूं, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है। ये संभावना हो सकती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि 31 मार्च 2026 को इसका बैलेंस 1 लाख ना होके 1,20,000 हो। ठीक है, और उसके कारण हो सकते हैं बहुत सारे। वन ऑफ द कारण मैं आपको ये बोल सकता हूं, जैसे मान लो इस बिजनेस एंटिटी ने अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करी, मान लो 30,000 रुपए की, और वो पेमेंट करी मतलब चेक इशू किया, 31 मार्च को 30,000 रुपए का चेक इशू कर दिया। चेक को क्लियर होने में नॉर्मली लग जाते हैं 3 दिन, 3 डेज लग जाते हैं। तो 3 डेज लगने के कारण जो 31 मार्च को इन्होंने चेक जो था 30,000 रुपए का जो चेक था, तो 31 मार्च को जो इन्होंने चेक काटा 30,000 रुपए का, ये इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो इन्होंने 30,000 रुपए उसी दिन माइनस कर दिए होंगे, क्योंकि किसी को पेमेंट करी। तो ये 1 लाख नहीं दिखेगा, इनकी बुक में 70,000 दिखाना चाहिए। लेकिन बैंक में अगर मान लो 1 लाख रुपए वही दिख रहा है, वो अपने बैंक अकाउंट से, जो इनका जो इस कंपनी का जो बैंक है जहाँ पे मेंटेन हो रहा है, बैंक वालों को ये इंस्ट्रक्शन 4 दिन बाद मिलेगा ना, 3 या 4 दिन बाद मिलेगा ना कि इतना पैसा किसी को पेमेंट करना है। तो बैंक का जो बैलेंस है वो तो ऑलरेडी 30,000 से बड़ा होगा। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, इस ट्रांजेक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी इस पर्टिकुलर डेट पे ये बैलेंस, कैश बुक का ये बैलेंस या बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस के जो बैलेंस दिख रहा है, वो बैंक के अंदर जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है उससे डिफर कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस के अंदर, मेरे बैंक के अंदर, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितना पैसा दिख रहा है और कितना मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों को, इन दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके कारण जानना एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा कितना पैसा कहाँ इन ट्रांजिट है या किस कारणों से वो मिसमैच हो रहा है। राइट, तो जो मिसमैच हो रहा है, इस मिसमैच को फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इस मिसमैच को जानने के लिए, यानी रिकंसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए, तो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आई थिंक अब इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक की बुक्स में आ रहा है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस के क्या कारण है, और उन कारणों को हम एक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आगे हम ये देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक तो फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, और ये जो मैंने एक एग्जांपल आपसे शेयर किया था, इस एग्जांपल के अलावा और भी कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आती है, तो वो हम देखेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से, फॉर्मेट के माध्यम से, और उससे हमारा एक टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। और कुछ और भी ट्रांजेक्शन हैं जो हम एग्जांपल में देख लेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट पे तो हम आएंगे, वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक छोटे छोटे टर्म है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, विच इज बैंक पास बुक, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरा जिस बैंक में अकाउंट है उसके अंदर कितना मेरा बैलेंस आ रहा है,
एक महीने की पीरियोडिसिटी में मैंने उसमें कितनी बार पैसा निकाला, कितनी बार मैंने पैसा उसमें जमा कराया। बैंक क्या करता है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और जिस दस्तावेज में, जिस डॉक्यूमेंट में वो रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्ड हमको जब वो देता है, इट इज कॉल्ड बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। जो लोग मॉडर्न बैंकिंग को समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं। आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर में भी अलग अलग जो बैंक्स हैं उनके ऐप्स हैं, उसी में लोग अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपना बैंक स्टेटमेंट को या बैंक बैलेंस को एक्सेस करते हैं, राइट। फ़ोन पे वगैरह ये जो हम देखते हैं, जो पेमेंट मैकेनिज्म है, यूपीआई बेसिकली, वो सारे भी हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाते हैं। तो मॉडर्न जो समय है, टेक्नोलॉजी ने हमें ये सुविधा प्रदान करी है कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक ये हमें हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, सिंपल यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। तो ये तो बात रही किसी इंडिविजुअल की, लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे क्योंकि कैश बुक अलग से मेंटेन हो रही है, फिर बैंक भी जो होते हैं बिजनेसेस के अंदर सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं। जैसे रिलायंस फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अलग अलग स्टेट में ऑफिसेज हैं, स्टेट के अंदर में भी सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, सिटीज़ में भी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर कई मामलों में तो बहुत सेमी अर्बन या रूरल एरिया में भी उनके ऑफिस होते हैं। तो एक बैंक अकाउंट से उनका जो है नीड पूरा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग सिटी के हिसाब से बैंक या फिर अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो सोचो कितने सारे उनके बैंक्स होंगे। अब हर जगह जहाँ पे उनका अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहाँ से उनका फिर बैंक स्टेटमेंट बनेगा। तो कंपनीज जो होती हैं उनके पास में जो ये बैंक स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, उसका प्रिंट लेके वो कभी भी उसको हार्ड कॉपी का रूप भी दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो बैंक पासबुक है या स्टेटमेंट है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो बैंक रिकॉर्ड आपका मेंटेन कर रहा है, और वो रिकॉर्ड आपसे शेयर करता है, वो वैलिडेट करता है कि भाई आपका एक पर्टिकुलर डेट पे इतना बैलेंस आया है हमारे पास, और इसके अंदर आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट की करी है, राइट। तो बैंक पासबुक और स्टेटमेंट का मीनिंग वन एंड द सेम है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको रिकनसाइल किससे के साथ करेंगे, हम इसको रिकनसाइल किसके साथ करेंगे, हम करेंगे बिजनेस के अंदर जो कैश बुक है और स्पेशली जो उसका बैंक कॉलम है, हम उससे इसका रिकन्सिलेशन करने वाले हैं। कैश बुक कहाँ पे होती है, कैश बुक होती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो उसमें जो कैश बुक के अंदर जो बैंक की जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करके जो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, इससे हम मिलान कर रहे हैं जो मैंने एग्जांपल लिया था एसबीआई, जैसे बैंक अकाउंट के अंदर जो उनकी स्टेटमेंट है उससे हम इसका रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली हो गई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब हम थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी देख लेते हैं जिन ट्रांजेक्शन से हमें ये पता लग जाए कि क्या क्या वो कारण होते हैं जिससे इन दोनों के बैलेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि एक चेक किसी सप्लायर को किसी को पेमेंट करनी थी। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है उसमें इन्होंने 30,000 का जो चेक था, एक चेक था 30,000 का, ये इन्होंने किसी को पे करना था। अब पेमेंट जिस डेट पे इन्होंने करी वो डेट क्या थी, वो डेट थी 31 मार्च 2026। तो चेक इन्होंने काटा, उस पर अपने सिग्नेचर किए और वो उस पर्सन को दे दिया कि भाई ये आप अपने बैंक में जमा करा लो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब इन मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। 31 मार्च को इन्होंने जब चेक काट के दिया, ठीक है, तो इसकी जो पेमेंट है, पेमेंट जब क्लियर हुई, पेमेंट क्लियर होना मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसा चले जाना। तो पेमेंट क्लियर कब हुई, वो हुई 4 अप्रैल 2026। इसमें छुट्टी वुट्टी भी अगर बीच में आ जाए तो उसके कारणों से भी डिले हो जाती है पेमेंट, ठीक है। तो इस मामले में क्या होगा, 3 या 4 दिन का जो समय लगा, उस वजह से
कैश बुक का जो बैलेंस है वो बैंक के स्टेटमेंट से मैच नहीं करेगा एक पर्टिकुलर डेट पे। ध्यान रखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा एक डेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे बनेगी। क्यों? क्योंकि उसी डेट पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या इन दोनों के बैलेंसेस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में जो हम देख रहे थे, ये जो एग्जांपल था, इसमें हमारे सामने क्या निकल के आया? चेक इशू कर दिया था मिस्टर एक्स ने, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस एग्जांपल में यही हुआ ना कि चेक इशू तो कर दिया मिस्टर एक्स ने, पर पेमेंट 31 मार्च को क्या हुई? नहीं हुई। यानी उस दिन पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाया, प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो इस कारण से इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ये हम उन कारण को नोट कर रहे हैं, उन रीजंस को लिख रहे हैं जिस कारण से ये दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं आपस में। ठीक है, दूसरा, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई मिस्टर एक्स के बिजनेस में कोई इनका कस्टमर था, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 20,000 रुपए का जो चेक था वो मिस्टर एक्स के खाते में जमा करा दिया था 25 मार्च को। ठीक है, 25 मार्च को मिस्टर ए ने इनके बैंक में पैसा जमा करा दिया। अब इनको जानकारी ही नहीं है कि इनके बैंक में पैसा ऐड हो चुका है। ठीक है, वो इनके बैंक में ऐड हो चुका है। इनको कब मालूम पड़ेगा कि इनके बैंक में पैसा ऐड हो चुका है? जब इनके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, पासबुक आ जाएगी बैंक से। नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में पासबुक को जो है शेयर करते हैं। वैसे तो वो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल रहेगी हमेशा, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से अगर बिजनेस फॉर्म को चाहिए कि भाई स्टैम्प मार के चाहिए, बैंक मैनेजर की सिग्नेचर चाहिए, तो वो एक पीरियड के बाद मिलेगी। और वो पीरियड 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 1 महीने का है। तो अब क्योंकि मार्च का महीना है तो बैंक इनको कब देगा वो स्टेटमेंट? वो देगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को इनको ये पता लगेगा कि 20,000 रुपये इनके जो है खाते में आ चुके हैं। जब इनको पता लगेगा तब ये अपने कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू समथिंग, जो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कर देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए इनको डिपेंड रहना पड़ेगा इस पासबुक के ऊपर। कुल मिला के बात यह है कि इनको जानकारी ही नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट में पैसा ऐड हो चुका है। तो ये वही कारण है कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो इस कारण से क्या हो सकता है? इन दोनों कारणों से, इस कारण से, सेकंड नंबर के आइटम से ये दोनों के बैलेंसेस मिसमैच हो सकते हैं, मिलेंगे नहीं। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस में आता है कि भाई चेक डायरेक्टली कस्टमर ने यदि कर दिया और उसकी जानकारी का अभाव था, इसलिए डिफरेंस आ गया। तीसरा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अच्छा, पहले की जो दोनों ट्रांजेक्शन है जो हमने अभी समझा एग्जांपल से, इनमें एक कॉमन चीज हमने क्या नोटिस करी है? या तो बैंक को ये जानकारी नहीं है कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर रहा है, और दूसरे में हमने क्या देखा? बिजनेस ओनर को ये जानकारी नहीं है कि बैंक अपने रिकॉर्ड में क्या चेंज कर रहा है। जानकारी का जो अभाव है उस वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं। ये इन दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन में हमने देखा। अब तीसरा वाला देखो, अब ये खुद समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया। तो बैंक जब इंटरेस्ट लगाएगा तो उसकी एंट्री केवल और केवल पासबुक में आएगी, इसकी बुक्स में आएगी ही नहीं मिस्टर एक्स की। तो अगेन क्या हो जाएगा? डिफरेंस। ऐसे ही हमें और कारण देखने, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है और ऐसे मान लो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इनको इंटरेस्ट दिया लेकिन इनको जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हैंस डिफरेंस आ गया। ठीक है, ओमिशन, कुछ पैसा मिस्टर एक्स ने
बैंक में जमा करा दिया, लेकिन अपनी बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिशन मतलब उसको रिकॉर्ड करना भूल जाना। तो जब रिकॉर्ड करना भूल गए अपनी बुक्स में, तो वो वाली जो ट्रांजेक्शन है इनकी यहाँ पे कैश बुक में नहीं रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन बैंक में ऑलरेडी वो ऐड हो गई है। अगेन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जो भी एकेडमिक बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी है या कोई स्पेशल बुक है, हेल्प बुक है, मतलब इनमें अलग अलग क्रोनोलॉजी में ये रीजंस हो सकते हैं। सबको अदर्स करके डाल दिया। अल्टीमेटली हमें फोकस इस बात पर रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों हैं, और इस प्रकार की ट्रांजेक्शन से हमें वो डिफरेंसेस दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट। इसका जो फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट के साथ में एक एग्जाम्पल या एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कवर। बाकी इस कॉन्सेप्ट में यदि कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उन पे आपको रिवर्ट बैक करेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे